जो लोग खुद के या खुद के परिवार के कष्टों को देखकर विद्रोही बनते हैं वे बागी कहलाते हैं, मगर जो समाज या समाज के लोगों के कष्टों को देखकर विद्रोही बनते हैं वे क्रांतिकारी कहलाते हैं। भारत में भी आम श्रमिक शोषित जन वर्ग की समस्याओं को देखकर उनके जीवन को सुधारने के प्रयास में कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। जी हाँ, और इसी प्रयास में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों एवं विद्रोहों का स्वरूप भी बदलता गया और इन आंदोलनों और विद्रोहों का विकास भी होता गया। पिछले वीडियोस में हम यह जान चुके हैं कि किस प्रकार रूस में 1917 में रूसी सर्वहारा क्रांति के संपन्न होने से विश्व के कई देशों समेत भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा और किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी रूसी क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ने लगे। केवल इतना ही नहीं बल्कि भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत में होने वाले तमाम क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास क्रम का अध्ययन किया। साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी एवं रूस में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न क्रांतिकारी साहित्यों का भी अध्ययन किया और अंत में रूसी सर्वहारा क्रांति को संपन्न करने वाली पार्टी के दर्शन एवं सिद्धांत से प्रेरित होकर भगत सिंह एवं उनके तमाम क्रांतिकारी साथियों ने भारत के सभी क्रांतिकारियों को संगठित कर अपना लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित किया कि अब वे केवल अंग्रेजों की गुलामी से ही मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, बल्कि वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर एक वैज्ञानिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं ताकि समाज से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सके। इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हुए मैंने पिछले वीडियो को इस सवाल के साथ समाप्त किया था कि यदि रूसी सर्वहारा क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय क्रांतिकारी उसके विचारधारा एवं दर्शन सिद्धांत के अनुयायी हो गए तो फिर रूस में यह विचारधारा कहां से आई थी। रूसी सर्वहारा क्रांति को संपन्न करने वाली पार्टी एवं उसके नेतृत्वकर्ता इस विचारधारा तक कैसे पहुंचे। कहने का अर्थ यह है कि भारत में यह विचारधारा रूस से आई है तो फिर रूस में यह विचारधारा कहां से आई थी। तो चलिए इस सवाल के जवाब को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं प्रीत स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म यानी छात्र मंच पर। आप सभी को यह बता दूं कि 1917 में रूस में जो सर्वहारा क्रांति संपन्न करने वाली बोल्शेविक पार्टी थी उसके नेतृत्वकर्ता थे व्लादिमीर इलीच उल्यानोव। जी हाँ, व्लादिमीर इलीच उल्यानोव के नीति पर चलकर ही बोल्शेविक पार्टी ने रूस में सर्वहारा क्रांति को संपन्न कर एक वैज्ञानिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था कायम करने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया था। मगर सवाल यह है कि आखिर व्लादिमीर के मन में यह विचार आया कहां से कि रूस की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलकर क्रांति के जरिए, सर्वहारा क्रांति के जरिए एक वैज्ञानिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कायम की जाए। बात है सन 1887 की, जब व्लादिमीर इलीच उल्यानोव 17 वर्ष के थे। तभी व्लादिमीर के बड़े भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव को रूस के जार ने अर्थात रूस के राजा ने फांसी की सजा दे दी थी। व्लादिमीर के बड़े भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव उस वक्त 21 वर्ष के थे। उस वक्त रूस में जारशाही शासन प्रणाली थी। जारशाही एक प्रकार की राजतंत्रीय शासन प्रणाली है। इस जारशाही के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इसे और अच्छे से जान सकते हैं। यहां सोचने की बात यह है कि आखिर रूस के जार ने व्लादिमीर के बड़े भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव को फांसी की सजा दी क्यों। वो दौर था सामंतवाद का। रूस की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था थी, जबकि वहां की शासन प्रणाली जारशाही मतलब राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। जिस प्रकार आज भारत समेत
संपूर्ण विश्व में आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है, मतलब पूरे विश्व में पूंजीवाद का साम्राज्य कायम है। मगर भारत की अगर बात करें तो यहाँ की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक गणतंत्र है और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पूंजीवादी है। उसी प्रकार रूस में उन दिनों आर्थिक सामाजिक प्रणाली सामंतवादी प्रणाली थी और वहां की शासन प्रणाली राजतंत्रीय मतलब जारशाही शासन प्रणाली थी। सामंतवादी व्यवस्था एक कृषि उत्पादन की व्यवस्था थी जो कृषकों और सामंतों के संबंधों पर आधारित थी। कृषक अपने खेतों के साथ साथ सामंतों के खेतों पर भी कार्य किया करते थे, मतलब कृषक अपनी श्रम सेवा सामंतों को प्रदान किया करते थे। इसके साथ साथ सामंतों का कृषकों पर व्यापक कानूनी अधिकार भी हुआ करते थे। सामंतगण राजा के अधीन होते थे जबकि कृषक सामंतों के अधीन हुआ करते थे, मतलब शीर्ष पर राजा और निम्न स्तर पर किसान हुआ करते थे। सामंतगण राजा के लिए सेना सुसज्जित करते थे और बदले में राजा से भूमि पाते थे। इस भूमि का अधिकार एवं देखरेख पूरी तरह से सामंतों के अधीन थी। मगर सामंतों को यह अधिकार नहीं था कि वह भूमि का क्रय या विक्रय कर सके। भूमि का पूरी तरह से स्वामी राजा माना जाता था। सामंतवाद के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इसे और अच्छे से जान सकते हैं। जार के निरंकुश शासन और सामंतों के अत्याचार से धीरे धीरे आम श्रमिक शोषित जन वर्ग के मन में असंतोष पैदा होने लगी और 1827 से ही यह असंतोष धीरे धीरे विद्रोहों के रूप में बदलने लग गया। इसी बीच एक संस्था बनी जिसका नाम था नरोदनाया वोल्या। जी हाँ, इस संगठन में छात्र छात्राएं युवक युवतियां सभी शामिल हुए। इस संगठन के सदस्यों को नरोदनिक कहा जाता था, जिसका अर्थ है जनता के मित्र। नरोदवादी यह समझते थे कि प्रति आतंकवाद राजनीति की प्रेरक शक्ति है, मतलब उन्हें यह लगता था कि यदि शासक वर्ग में से किसी एक शासक को मार दिया जाए तो शासक वर्ग में भय और शोषित वर्ग में उत्साह पैदा होगी। इसलिए शासक वर्ग की तरफ से मतलब जारशाही का जो दमन और उत्पीड़न का आतंक छाया हुआ था, उसके विरुद्ध नरोदवादियों का भी प्रति आतंकवाद छाया हुआ था। नरोदवादियों को यह निर्देश था कि वे किसानों के बीच जाएं, उन्हें संगठित करें और जारशाही को खत्म करने के लिए किसानों को तैयार करें। नरोदवादियों के अंदर त्याग, बलिदान और मानवता की भावना प्रबल थी और कई नरोदवादियों का नाम उल्लेखनीय है, मगर उदाहरण के लिए एक विख्यात नाम है वीरा फिगनर, जो एक युवती थी। कुछ लोगों ने लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में से, रूस की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में से एक थी वीरा फिगनर। जी हाँ, संगठन ने उन्हें भी निर्देश दिया था कि वे गांव की किसान महिलाओं के बीच रहकर उन्हें संगठित करें। अब उनके मन में यह आया कि आखिर उनके जैसी गोरी चिट्टी सुंदर कुलीन परिवार की महिला पर गांव की औरतें कैसे विश्वास करेंगी, और जारशाही के खुफिया तो उसे तुरंत पहचान लेंगे कि वो कोई किसान नहीं है। मगर उनके मन में यह भी था कि आखिर संगठन के आदेश का पालन कैसे किया जाए। उन्होंने इसका हल इस प्रकार निकाला, वो अपने चेहरे और अपने हाथ पैर को तेजाब से धो डाली और स्वयं को कुरूप बना लिया। उस महान महिला के ऐसे त्याग और बलिदान को मानव समाज कभी भूल नहीं सकता, चाहे फिर नरोदवादियों का सिद्धांत सही हो या गलत। मगर जैसा कि वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रियों ने बताया है कि बिना किसी दर्शन और सिद्धांत के, बिना किसी क्रांतिकारी दर्शन और सिद्धांत के, केवल त्याग और बलिदान से
मानव समाज को समस्याओं से मुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद बिना दर्शन और सिद्धांत के ही रूस में लंबे दौर तक नरोदनिक आंदोलन चलता रहा और अंततः 1861 में जारशाही को मजबूर होकर कृषि सुधार करने पड़े। किसानों को किराए पर जमीन दिए जाने लगे और इसी सुधार के साथ रूस में पूंजी ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। पूंजी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर इसे अच्छे से जान सकते हैं। 1870 से 1880 के दशक के बीच रूस में औद्योगिक केंद्र विकसित होने लगे और इसी के साथ रूस में एक नए वर्ग का आगमन होने लगा जो था मजदूर वर्ग। इसी के दौरान रूस से कई नरोदनिकों को बाहर निकाल दिया गया जो जर्मनी, फ्रांस, विभिन्न देशों में जाकर रहने लगे। इनमें से एक थे प्लेखानोव जो एक दार्शनिक थे। जी हाँ, इन्हें भी रूस से निकाल दिया गया जिसके बाद वे जर्मनी जाकर रहने लगे और उन साहित्यों और उन लोगों के संपर्क में आए जो वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था को कायम करने पर विश्वास रखते थे और इस तरह की बात कहते थे और इसे जानते समझते थे। इसके बाद क्या था, प्लेखानोव भी इस विचारधारा को गंभीरता से जानने में लग गए, विभिन्न तरह की साहित्यों को अध्ययन किया और यह पाया कि अब तक वे जो कर रहे थे, मतलब अब तक जो नरोदवादी मानते थे, जिस रास्ते पर चलते थे, वो रास्ता गलत था और सही रास्ता था विज्ञान पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कायम करना। अब प्लेखानोव और उनके कुछ नरोदनिक मित्रों ने मिलकर इस विचारधारा के प्रचार एवं प्रसार का अभियान रूस में चलाने का निर्णय लिया और साथ ही नरोदवाद के सैद्धांतिक खंडन करने का भी बीड़ा उठाया। इसके लिए प्लेखानोव ने वैज्ञानिक समाज पर आधारित जो विचारधारा है उससे संबंधित कई किताबों का रूसी भाषा में अनुवाद किया और स्वयं भी कई किताबें लिखी कि सही रास्ता क्या है। रूस में औद्योगिक केंद्रों के विकसित होने एवं मजदूर वर्ग के आगमन से पहले किसान वर्ग का आंदोलन अधिक प्रधान था, मतलब नरोदनिक आंदोलन अधिक प्रधान था। मगर समाज में नए क्रांतिकारी वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग के आने से रूस के आंदोलनों का नई दिशा एवं नए संघर्ष की ओर विकास होने लगा। इसी के साथ प्लेखानोव को भी यह समझते देर नहीं लगी कि रूस में वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कायम करने के लिए जो आगामी क्रांति होगी उसमें मुख्य भूमिका मजदूर वर्ग की होगी, न कि किसानों की। इसलिए 1883 में मजदूरों को संगठित कर उनको इस विचारधारा से अवगत कराने के लिए, इस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए तथा मजदूरों को संगठित कर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्लेखानोव ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था श्रम मुक्ति दल। अब चूंकि रूस में नरोदनिक आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक था, इसलिए प्लेखानोव को नरोदवाद के खिलाफ जमकर सैद्धांतिक संघर्ष करना पड़ा। पूरे रूस में नरोदवाद का बोलबाला था, खासकर रूस का जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वे नरोदवाद से सबसे अधिक प्रभावित थे। इन्हीं में से एक थे व्लादिमीर इलीच उल्यानोव के बड़े भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव। जी हाँ, अलेक्सांद्र उल्यानोव एक नरोदनिक युवक थे जो एक मेधावी छात्र भी थे। जी हाँ, अलेक्सांद्र उल्यानोव जिम्नाजियम और नेचुरल साइंस के जूलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए थे। वे बहुत ही शांत स्वभाव के एक व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। चूंकि व्लादिमीर उनके छोटे भाई थे, इसलिए व्लादिमीर इलीच उल्यानोव अलेक्सांद्र उल्यानोव अपने बड़े भाई के साथ काफी करीब थे। अचानक 1887 में नरोदवादियों के संगठन ने अलेक्जेंडर तृतीय जो रूस का जार था
उसकी हत्या करने का योजना तैयार करते हैं और योजना के दौरान हमला करने की तिथि तय होती है तब जब अलेक्जेंडर तृतीय अपने पिता अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के 6वीं सालगिरह पर चर्च का दौरा करने जाने वाले थे। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि अलेक्जेंडर तृतीय के पिता अलेक्जेंडर द्वितीय की भी हत्या नरोदवादियों ने ही 1881 में की थी। मगर इस हत्या की योजना के बारे में अलेक्जेंडर तृतीय की जो हत्या की योजना बनाई जा रही थी, इस हत्या के बारे में उनके खुफिया को पता चल जाती है। जी हाँ, जारशाही के खुफियाओं को इस बात की भनक लग जाती है कि नरोदवादी अलेक्जेंडर तृतीय के मृत्यु उनके हत्या की योजना तैयार कर रहे हैं। पाया जाता है कि अलेक्जेंडर तृतीय की हत्या की योजना में मुख्य अभियुक्त के रूप में व्लादिमीर इलीच उल्यानोव के बड़े भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव शामिल हैं। परिणाम स्वरूप अलेक्सांद्र उल्यानोव को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 साथियों सहित अलेक्सांद्र उल्यानोव को फांसी की सजा दे दी जाती है। चूंकि व्लादिमीर इलीच उल्यानोव अपने बड़े भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव से काफी करीब थे और उनसे काफी घुले मिले हुए थे, इसलिए उनकी फांसी के बाद व्लादिमीर इलीच उल्यानोव पर इसका काफी गंभीर प्रभाव पड़ा। वे इस बात की गंभीरता में डूब गए कि आखिर क्यों इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति को, इतने सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति को, इतने मेधावी व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा कैसे मिली। आखिर उसे देश का इतना बड़ा मुजरिम क्यों माना गया, क्यों उसे फांसी की सजा दी गई। इसी उत्सुकता में उन्हें यह जानने को मिला कि उनका बड़ा भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव एक नरोदनिक था, एक नरोदवादी संगठन का सदस्य था। फिर उनके मन में यह उत्सुकता जागी कि आखिर नरोदवादी चाहते क्या है। इसी प्रक्रिया में वे इस विचारधारा के भी संपर्क में आए जिसका प्रचार प्रसार प्लेखानोव वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कायम करने के लिए श्रम मुक्ति दल द्वारा कर रहे थे। व्लादिमीर धीरे धीरे प्लेखानोव के भी संपर्क में आए और नरोदवाद को भी अच्छे से जानने और समझे और साथ ही साथ वैज्ञानिक समाज पर आधारित किताबों साहित्यों को भी, इस विचारधारा को भी अध्ययन करके इसे भी जानने समझने का प्रयास किया और तमाम अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई का उद्देश्य, जो लक्ष्य उद्देश्य था कि मानव समाज को सभी प्रकार की गुलामी और शोषण से मुक्ति दिलाना, यह लक्ष्य उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र था, मगर भाई का रास्ता, नरोदवादियों का रास्ता गलत था। सही रास्ता है विज्ञान पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को कायम करना। व्लादिमीर ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनके भाई अलेक्सांद्र उल्यानोव जिस रास्ते पर चल रहे थे, उस रास्ते पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती थी। जब व्लादिमीर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है सर्वहारा क्रांति करने की और सर्वहारा क्रांति के जरिए वैज्ञानिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कायम करने की, और इस व्यवस्था को कायम करने के लिए इस विचारधारा पर आधारित दर्शन और सिद्धांत को जानने समझने की आवश्यकता है, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद व्लादिमीर ने यह निर्णय लिया कि परिणाम चाहे जो भी हो, भाई के इस महान लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त करना है और मानव समाज को हर तरह की गुलामी और शोषण तथा सामाजिक समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। इसके लिए व्लादिमीर ने अपने पूरे जीवन को समर्पित करने का निर्णय लिया। यह बात सच है कि इस विचारधारा को रूस में लाने का यदि सबसे अधिक श्रेय किसी को है तो वो है प्लेखानोव, जिन्होंने जर्मनी से इस विचारधारा को जाना समझा
और इस विचारधारा के प्रचार एवं प्रसार का अभियान रूस में चलाया तथा नरोदवादियों के खिलाफ सैद्धांतिक संघर्ष किया। मगर अब सवाल यह है कि यदि जर्मनी, जो इस विचारधारा का मूल, इस विचारधारा का ओरिजिन है, यदि वहां से प्लेखानों ने इस विचारधारा को जाना समझा है, तो फिर जर्मनी में यह विचार किसके मन में और कैसे आया? जी हाँ, इस सवाल के जवाब को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नॉलेज का आदान प्रदान जारी रखें, क्योंकि नॉलेज बढ़ता है इसे बांटने से। टेक केयर।